हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। और इतिहास में पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। आइए हम देखते हैं पहले वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले देखते हैं विभाजन। क्या देखते हैं? विभाजन। विभाजन में नंबर 1 हो गया ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। दूसरा हो गया, पहला हमारा हो गया ऋग वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। विभाजन हमारा हो गया, दो भागों में हो गया विभाजन। एक हो गया ऋग वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हमारा कब से कब तक है? तो ये हमारा 1500 से 1000 BC तक है। कब तक है? 1500 से 1000 BC तक है। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से 600 BC तक है। कहाँ तक है उत्तर वैदिक काल? 1000 से 600 BC तक। आगे हम देखते हैं ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ है। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ है। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है इसमें हमारा ऋग वैदिक काल में हमारा क्या ऋग्वेद का रचना हुआ है। और इसका ऋग्वेद का काल कितना? 1500 से 1000 ईस्वी से। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC तक है। इसमें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस किस का वेद का रचना हुआ है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग वैदिक काल में ये इसमें केवल ऋग वैदिक काल की रचना हुआ है। हम देखते हैं अब ये वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता में लोग भी रहे होंगे, तो लोग वैदिक सभ्यता में कैसे लोग थे हम देखते हैं। वैदिक सभ्यता में लोग कैसे थे? ये आर्य लोग थे। क्या थे? आर्य लोग। तो वैदिक सभ्यता में कौन से लोग थे? ये थे आर्य लोग। इनकी सभ्यता कैसी थी? शहरीय थी या नगर ग्रामीण? इनकी सभ्यता जो थी कैसी थी? इनकी सभ्यता ग्रामीण थी या शहरीय? तो इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। इनकी सभ्यता कैसी थी? इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। इनकी सभ्यता ग्रामीण हो गई। तो वैदिक सभ्यता में कैसे लोग थे? ये आर्य लोग थे। इनकी सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण थी। इनका व्यवसाय क्या था? लेते हैं व्यवसाय। व्यवसाय क्या हो गया? व्यवसाय है इनका पशुपालन है। पशुपालन। तो ये हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में जो लोग आए थे वो आर्य लोग थे। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और व्यवसाय कैसा था? व्यवसाय था इसमें पशुपालन। और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्य लोग आए कहाँ से थे? कहाँ से आए थे? इसमें क्या है? इसमें मतभेद है, मतलब विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्थान बताया है। इसमें कहाँ से आर्य लोग कहाँ से आए थे हम देखते हैं। मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से।
और उसके बाद दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो इनके अनुसार तिब्बत से आए थे। कहाँ से? तिब्बत से। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो वो तिब्बत से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये कहाँ से आए थे? ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। कहाँ से? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक था। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य थे। सभ्यता ग्रामीणीय थी। व्यवसाय कैसा था? पशुपालन था। और मैक्स मुलर कहाँ से आए थे आर्य लोग? मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आइए हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं आर्य समाज कितने भागों में विभक्त था। हम देखते हैं आर्य समाज 5 भागों में विभक्त था। तो आर्य समाज कितने भागों में विभक्त था? आर्य समाज हमारा 5 भागों में विभक्त था। सबसे छोटा था कुल। सबसे छोटी इकाई कुल थी। उसके बाद था ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कुल हो गई। उसके बाद हो गया ग्राम। उसके बाद हो गया विश्व। उसके बाद हो गया विश्व। उसके बाद हो गया जन। सबसे छोटा इकाई हो गया कुल, ग्राम, विश्व, जन। उसके बाद हो गया राज्य। क्या हो गया? राज्य। तो कुल यानी कि क्या हो गया? ये हो गया परिवार से। कुल यानी क्या हो गया? परिवार हो गया। ग्राम यानी कि ग्राम हो गया। विश्व यानी कि जिला हो गया। जैसे आपके समय में, तब के समय कुल था, आपके समय क्या है? परिवार है। पहले भी ग्राम था, अब भी ग्राम है। विश्व है यहाँ, मतलब विश्व में आपके समय में क्या हो गया? जिला। उसके बाद जन में से क्या हो गया? पहले जन, अब वही हो गया है राज्य। पहले राज्य था, अब क्या हो गया? देश। अब इसको कौन कौन संभालता था? तो कुल को कौन संभालता था? तो कुलपति संभालता था। कौन? कुलपति। कुलपति मतलब हो गया परिवार का मालिक। यानी कुलपति मतलब जैसे परिवार में एक मुखिया होता है, उसी प्रकार कुल में एक कुलपति होता था। ग्राम में क्या हो गया? ग्राम में जैसे कि क्या होता है? ग्राम में होते हैं प्रधान, उससे पहले थे ग्रामीण। इनको ग्रामीण कहा जाता था। जैसे अब प्रधान है ग्राम में, वैसे इनको ग्रामीण। इनको विश्व थे, विश्व में से हो गया जिला, इसके जो थे इनको कहा जाता है विश्वपति। क्या कहा गया है? विश्वपति। जो जन के मुखिया थे उनको कहा गया है जनपति। क्या कहा गया है? जनपति। तो कुल के कौन थे? कुल को कुलपति कहा गया है। मुखिया को, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा गया, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा गया है, जन के मुखिया को जनपति कहा गया है, और राज्य को मुखिया को राष्ट्रपति कहा गया है। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। यह हमारा राज्य में हो गया देश, जन में हो गया राज्य, विश्व में हो गया जिला, ग्राम में हो गया गांव, कुल में हो गया परिवार। तो हमारा आर्य समाज कितने भागों में विभक्त था? तो हमारा आर्य समाज 5 भागों में विभक्त था। आइए हम अब प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। देखते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों के
नाम। ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले कहते हैं नदी पुराना नाम। क्या हो गया? पुराना नाम। सबसे पहले हम देखते हैं, नदी हो गया पुराना नाम। तो हमारा हो गया काबुल। कौन सा नदी है? काबुल। इसे हम क्या कहते थे? काबुल नदी था, इसे हम कुंभा कहते थे। क्या कहते थे? कुंभा। दूसरा हमारा, पहला हो गया काबुल, इसे हम कुंभा कहते थे। दूसरा हमारा है सिंध। सिंध नदी, जिसे हम सिंध नदी है, जिसे हम सिंध या हीरथी कहते थे। हीरथ। क्या कहते थे? सिंधु नदी, जिसे हम सिंधु कहते थे या हीरथ कहते थे। दूसरा हमारा है झेलम। दूसरा नदी हमारा झेलम है। क्या है? झेलम। क्या नदी है? झेलम है। झेलम को हम लोग वितास्ता कहते थे। वितास्ता। झेलम नदी को वितास्ता कहते थे। एक हमारा है स्वात। स्वात नदी को, कौन सा नदी है? स्वात नदी है। स्वात नदी को सुवस्तु कहते थे। सुवस्तु। एवं फिर से देखते हैं, काबुल नदी को कुंभा कहते थे। सिंध नदी को सिंध या हीरथ कहते थे। झेलम को वितास्ता कहते थे। स्वात को सुवस्तु कहते थे। गंडक नदी है, गंडक नदी को सदा नीर कहते थे। गंडक नदी को सदा नीर कहते थे। तो गंडक नदी को क्या कहते थे? इसको सदा नीर कहते थे। क्या काबुल को कुंभा कहते थे? सिंधु नदी को सिंध या हीरथ कहते थे। झेलम को वितास्ता कहते थे। स्वात को सुवस्तु कहते थे। गंडक को सदा नीर कहते थे। आगे हमारा हो गया घाघरा नदी। एक हमारा घाघरा नदी। घाघरा नदी को क्या कहते थे? घाघरा नदी को दृश्य दत्त कहते थे। क्या कहते थे? दृश्य दत्त। क्या होगा? घाघरा नदी को दृश्य दत्त कहते थे। घाघरा नदी क्या कहते थे? घाघरा नदी को दृश्य दत्त कहते थे। एक हमारा हो गया रावी नदी। रावी नदी को पुरुष प्राणी कहते थे। तो रावी नदी क्या कहते थे? पुरुष प्राणी कहते थे। क्या कहते थे? रावी नदी को पुरुष प्राणी कहते थे। ब्यास नदी को हम देखते हैं, ब्यास नदी को, तो ब्यास नदी को विपाशा कहते थे। तो हमारा रावी नदी को पुष्पड़ी कहते थे। ब्यास नदी हो गया, ब्यास नदी को विपाशा कहते थे। एक हमारा हो गया सतलज नदी। सतलज नदी को सतुड़ी कहते थे। ये कहते थे? सतुड़ी। सतलज नदी को सतुड़ी कहते थे। ये हो गया सतलज नदी को सतुड़ी कहते थे। एक हमारा हो गया कुर्म नदी, जिसे हम कुर्म कहते थे। कुर्म नदी, जिसे हम कुर्म। एक हमारा कुर्म नदी हो गया, जिसे हम लोग किर्म कहते थे। आगे हमारा हो गया सतलज नदी। सतलज तो हमारा हो गया। कैसे का देख लेते हैं हम। काबुल नदी होगा, जिसे कुंभा कहते थे। सिंधु नदी, जिसे हम सिंध या हेरत कहते थे। झेलम होगा, जिसे हम वितास्ता कहते थे। स्वात नदी होगा, जिसे हम सुवस्तु कहते थे। गंडक होगा, सदा नीर कहते थे। एक हमारा घाघरा नदी होगा, दृश्य दत्त कहते थे। रावी हो गया, पुरुष प्राणी कहते थे। ब्यास हो गया, विपाशा कहते थे। सतलज हो गया, सतुड़ी कहते थे। पूरम हो गया, पूरम को किर्म कहते थे। एक हमारा हो गया चेनाब नदी। क्या बचा है? चेनाब नदी। चेनाब नदी क्या कहते थे? तो चेनाब नदी को कहते थे, चेनाब नदी को अस्कड़ी कहते थे। क्या कहते थे? अस्कड़ी यानी अस्कड़ी कहते थे। तो आइए हम देखते हैं हर एक वैदिक समाज की विशेषता। देखते हैं विशेषता। देखते हैं समाज की
विशेषता। हम समाज की विशेषता देखते हैं। तो समाज कैसा था? तो समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। क्या था? पितृ समाज कैसा था? समाज था पितृ सत्तात्मक था। उसके बाद हम भाषा देखते हैं। भाषा कौन सी थी? भाषा संस्कृत थी। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहते थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों पाए जाते थे। क्या इसमें शाकाहारी व मांसाहारी दोनों पाए जाते हैं। प्रमुख देवता देखते हैं। प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता इंद्र थे। प्रमुख देवता कौन थे? समाज पितृ सत्तात्मक था। भाषा संस्कृत थी। शाकाहारी मांसाहारी दोनों पाए जाते थे। प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल में आते आते प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रमुख देवता हो गए प्रजापति। कौन हो गए? प्रजापति। पहले प्रमुख देवता कौन थे वैदिक काल में? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते प्रमुख देवता कौन हो गए? ये हो गए प्रजापति। यहाँ गाय को प्रिय पशु किसे माना गया है? गाय को क्या कहा जाता था? घेन्या। क्या कहा जाता? प्रिय पशु क्या है? गाय है। गाय को क्या कहा जाता था? गाय को अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघन्या। प्रिय पशु कौन है? गाय है। गाय को अघन्या किया जाता था। जौ को यो कहा जाता था। जौ को क्या कहा जाता था? जौ को यो कहा जाता था। प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु गाय था। समुद्र को परावत कहा जाता था। समुद्र को क्या कहा जाता था? परावत कहा जाता था। समुद्र क्या कहा जाता था? परावत कहा जाता था। उसके बाद हम जौ को यो कहते थे। प्रिय पशु गाय थी। गाय को घेन्या कहा जाता था। जौ को यो कहा जाता था। समुद्र को परावत कहा जाता था। मरुस्थल को घन्न कहा जाता था। मरुस्थल को क्या कहा जाता था? घन्न कहा जाता था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। समाज की विशेषता, समाज पितृ सत्तात्मक था। भाषा संस्कृत थी। शाकाहारी मांसाहारी दोनों पाए जाते थे। प्रमुख देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। प्रिय पशु गाय थी जिसे घेन्या कहा अघन्या कहा जाता था। जौ को यो कहा जाता था। समुद्र को परावत कहा जाता था। मरुस्थल को घन्न कहा जाता था। आइए आज अब हम पढ़ते हैं वेद के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं क्या? वेद के बारे में देखते हैं। वेद, तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है ऋग्वेद। दूसरा हमारा है सामवेद। तीसरा हमारा है यजुर्वेद। चौथा हमारा है अथर्ववेद। क्या है? पहला हमारा ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा हमारा अथर्ववेद है। इन तीनों वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या? वेद त्रयी कहा जाता है। यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को संहिता कहते हैं। चारों वेद को संहिता कहते हैं। रचना हम देख लेते हैं। रचना किसने किया है? तो रचना किसने किया है? आपुरुष। इसने किया है इसकी रचना आपुरुष, मतलब इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है। इसकी रचना किसने किया है? आपुरुष, मतलब पुरुष ने नहीं किया है। आगे हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। अगली क्लास में, आज की क्लास में समाप्त करते हैं।
क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।